कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद करती है, अरे निभाने वाला मिल जाए तो जमाना याद करती है। ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों एक शेर और याद आती है कि कौन कहता है पढ़ाई कठिन होता है, कौन कहता है कि पढ़ाई कठिन होता है, अरे पढ़ाने वाला सही मिल जाए तो हमारा रिजल्ट याद करती है। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में, और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। मेरे दोस्तों अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस बहुत ही बड़ा है, लेकिन हम सभी को यह भी पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया एक ऐसी सिलेबस है और ऐसी सब्जेक्ट है जहां पे हमारी नॉलेज को इंक्रीज करती है। तो आइए सर पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आके हाजिर है और कहता है क्वेश्चन क्या कि सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। मेरे प्यारे, इस क्वेश्चन से संबंधित सबसे पहले दो क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। पहला कि विश्व का, पहला याद रखिएगा, विश्व का सबसे प्राचीन याद रखिएगा, विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख अगर आपसे पूछे तो मेरे दोस्तों विश्व का सबसे प्राचीन जो हमारा अभिलेख होती है मेरे प्यारे, याद रखिएगा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, क्या बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा संजोय, क्या है बोगजई, क्या बताएंगे सर, बोगजई, बोगज कोई, याद रखिएगा क्या, बोगज कोई, ये हमारा विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख है। क्या है प्यारे, विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख हमारा क्या है सर, बोगज कोई। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख अगर आपसे पूछा जाएगा, भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख पूछा जाएगा तो बताएंगे सर घोसुंडा, क्या घोसुंडी, याद रखिए मेरे भाई, घोसुंडा। क्या बताना है, याद रखिएगा, विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख बोगज कोई और भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख हमारा घोसुंडा। कई बार क्वेश्चन अभी तक यहाँ पे पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद होनी चाहिए। हाँ, तो बात कर रहे थे सर सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था, तो बताएंगे सर प्राकृतिक भाषा में। जब भी प्राचीन की बात आए तो दो ही भाषा चलती है, या तो प्राकृतिक या तो पाली। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, लेक्चर 1 से लेक्चर 3 तक जो भी बंदा नहीं देखे एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप सोचेंगे मेरे दोस्तों कि 2-4 क्वेश्चन पढ़ के मुंह उठा के चला जाऊंगा, क्वेश्चन भीड़ जाएगी, संभव नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। सबसे पहले तो याद रखिएगा मेरे भाई की जो मेगास्थनीज थे वो किसके दरबार में आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आते हैं। तो आपसे पूछा गया कि जो किस देश के रहने वाले जो हमारा मेगास्थनीज है मेरे प्यारे, आखिर वो किस देश के निवासी थे, तो बताएंगे सर ग्रीस के। क्या मेरे भाई, ग्रीस के। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त की उपलब्धि के बारे में इलाहाबाद अभिलेख पर किसने लिखा था, समुद्रगुप्त की उपलब्धि के बारे में इलाहाबाद अभिलेख किसने लिखा था। समुद्रगुप्त की उपलब्धि के बारे में मेरे दोस्तों जो हमारा इलाहाबाद में जो प्राप्त हुई थी ना अभिलेख, वो किसने आखिर लिखा था, ये आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो बताएंगे सर हरिसेन ने। क्या बताएंगे सर, हरिसेन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। अगला क्वेश्चन है सर बौद्ध का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक। सबसे पहले तो आप लोग ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि त्रिपिटक का संबंध हमारा बौद्ध धर्म से है और त्रिरत्न का संबंध हमारा जैन धर्म से है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जैन और बुद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध, हम सभी को पता है। हाँ, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है वो किस भाषा में लिखा गया था, तो बताएंगे सर ये हमारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कौन सा भाषा प्यारे, आई एम रियली सॉरी भाई, संस्कृत नहीं, ये हमारा पाली भाषा में होगा। ठीक है, कौन सा भाषा में, पाली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है वो हमारा क्या बताया गया मेरे भाई, पाली भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन पे कदम बढ़ाते हैं सर कि कौन सी चीनी यात्री 7वीं शताब्दी में भारत यात्रा पर आया था। आखिर वो कौन से चीनी यात्री थे जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था, तो बताएंगे सर 7वीं शताब्दी में भारत आने वाला था हमारा हैंसेंग। कौन था प्यारे, याद रखिएगा हैंसेंग, याद रखना है। क्या बताएंगे सर, हैंसेंग, जो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। क्या, मुस्कुरा कर बोलिए ना सर, हर्षवर्धन के दरबार में भारत आए थे कौन, चीनी यात्री हैंसेंग। आइए सर बात करते हैं अगला, झारखंड का निर्माण कब होती है। एक बच्चों को पता है भाई, लेकिन बाबू रे एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जब हमारा झारखंड का गठन हो रही थी, हमारा झारखंड किससे टूटकर बना है, बिहार से। और उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था जब झारखंड का, ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि 2016 में IRB का एग्जाम दिया था, इंडियन रिजर्व बटालियन का, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था भाई, इसलिए मुझे याद है। हाँ, तो बताएंगे सर 15 नवंबर में जब हमारे झारखंड की गठन होती है बिहार से टूटकर, उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था, तो बताएंगे सर रावड़ी। क्या बताएंगे सर, रावड़ी देवी। क्या बताएंगे सर, रावड़ी देवी।
उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था शेर सरनियो? याद रखिएगा राबड़ी देवी। और झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री हमारा बाबूलाल मरांडी, जो आज भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखती है, बीजेपी से संबंधित रखती है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हम सभी को पता है सर बाबूलाल मरांडी। क्या बताएंगे सर? याद रखिएगा झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे प्यारे? बाबूलाल मरांडी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस स्थान को झारखंड का शिमला कहा जाता है? आखिर झारखंड का वो कौन से स्थान है जिसे हम लोग झारखंड का शिमला के नाम से जानते हैं? तो नेतरहाट। नेतरहाट को झारखंड का शिमला इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेरे भाई वहां पे जो स्थान है ना, वहां पे इतनी सुहावनाएं स्थान है, इतनी सुहावनाएं हैं कि आप गर्मी के दिन में भी जाएंगे तो ठंडी लगेगी वहां पे। ठीक है, यह नेतरहाट रांची के साथ सटा हुआ है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, आदिवासी महासभा का गठन कब होती है? तो बताएंगे सर आदिवासी महासभा का जो गठन होती है 1938 में आदिवासी महासभा की गठन होता है। अगला प्रश्न पे आता हूं सर, क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्मदाता किसे माना जाता है? देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारा कांग्रेस है भाई, कांग्रेस के बारे में सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना होता है 28 दिसंबर, नाम याद रखिए, डेट याद रखिए, 28 दिसंबर 1885 में। याद रखिएगा कांग्रेस के जो संस्थापक थे भाई, वो संस्थापक कौन थे मेरे भाई? याद रखिएगा A.O. ह्यूम। एक बार पूछ लिया गया था अंडरस्टैंडिंग इंडिया में कि A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या है? ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या बताएंगे सर? ऑक्टेवियन ह्यूम। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हमारा न्यूटन है ना, न्यूटन, हाँ, जो सिर्फ टपक गए थे, सर पे पड़ गए थे, गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था, ग्रेविटी की, तो मेरे भाई न्यूटन का पूरा नाम आ गया था। हमसे पूछा है भाई, हाँ, जब मैंने 2015 या 16 में, याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट डेट, झारखंड पुलिस के एग्जाम दिए थे, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा था कि न्यूटन का पूरा नाम क्या है? तो न्यूटन का जो पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन। क्या? सर आइजक न्यूटन। ओके, चलिए आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि एनी बेसेंट का संबंध अधिकतर किस आंदोलन से है? जो हमारा एनी बेसेंट दीदी है, सॉरी दादी है ना भाई, तो एनी बेसेंट जो दादी है इसका अधिकतर किससे संबंधित है? होम रूल लीग आंदोलन से। किससे संबंधित है सर? होम रूल लीग आंदोलन से। किससे? मुस्कुराकर बोलेंगे सर क्या? होम रूल लीग आंदोलन। और हाँ, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं सर मुझे सेमेस्टर 2 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको पहले डाउनलोड कर लेना है। कोर्स अवेलेबल हो चुकी है सेमेस्टर 2 का, बीबीएम का यूनिवर्सिटी का सेपरेट क्लास चलेगी, वो भी मेरे दोस्तों देसी लैंग्वेज में नोट्स गर्दा तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा और सारे सब्जेक्ट की घर बैठे आप कम से कम पैसा में बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे खूबसूरती बात यह है ना कि अगर ऑनलाइन क्लास नहीं जुड़ पाए, कोई कारण किसी काम पे फंस गए, वह क्लास रिकॉर्डेड रहेगी आपके मोबाइल पे 8 महीना तक, आप कभी भी कितनों बार देख सकते हैं। हाँ, आप कभी भी कितनों बार देख सकते हैं प्यारे, इतना फैसिलिटी है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी ने नारा दिया था भारत छोड़ो, याद रखिएगा, क्या मेरे भाई? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था मेरे, करो या मरो की नारा दिए थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसने कहा था बताएंगे सर? मोहम्मद इकबाल ने। तो नारा से संबंधित एक क्वेश्चन तो फिक्स है भाई, नारा से संबंधित याद रखेगा एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, यहां पे आएगा ही आएगा। आइए सर, ब्रहा समाज के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपके पेपर में टपके भाई। ब्रहा समाज के जो संस्थापक थे वो हमारा कौन बताएंगे सर? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय पहला व्यक्ति था जिन्होंने सती प्रथा के विरोध आंदोलन चलाए थे। याद रखिएगा, सती प्रथा के विरुद्ध मेरे भाई क्या आंदोलन चलाए थे। इंडिया विंस फ्रीडम, आपसे पूछा गया कि हु रॉट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के जो हमारा राइटर है, ये आपसे पूछा गया कि इसका राइटर कौन है? तो बताएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद नहीं, अबुल कलाम आजाद भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री। याद रखिएगा, क्या मुस्कुराकर बोलेंगे? भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, नॉट अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं और इसी मिसाइल मैन के नाम की वजह से ही हमारा चैनल का नाम पड़ा है क्या? मिसाइल क्लासेस। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? देखिए, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, बरदोली का आंदोलन। आप लोगों से मैंने पहले ही कहा था लेक्चर नंबर 2 में
कि आंदोलन से संबंधित 2 क्वेश्चन फिक्स है। हाँ 2 क्वेश्चन फिक्स है, याद रखिएगा, एक भी आंदोलन को छोड़ना नहीं है। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? देखिए मेरे भाई, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को ना वापस लिया गया था, मुझे पूरा याद है 1922 में, लेकिन शुरू जो किया गया था ना वो 1920 में शुरू किया गया था। 1 अगस्त का दिन था। क्या बताएंगे सर? 1 अगस्त का दिन था और उस समय ये आंदोलन शुरू हुई थी, याद रखिएगा। और ठीक मेरे दोस्तों 1922 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। आइए सर, कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? जैसे मेरे भाई आपसे पूछा गया कि वो कौन सी रेखा है जो झारखंड से होकर गुजरती है, तो बताएंगे सर कर्क रेखा। याद रखिएगा, ट्रॉपिक लाइन। ये मेरे भाई एक बात और याद रखिएगा, जो हमारा कर्क रेखा है ना वो झारखंड के किस राज्य से होकर गुजरती है प्यारे? तो बताएंगे सर कहां से? रांची से होकर गुजरती है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए थोड़ा सा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो बताएंगे सर रेड क्लिफ लाइन। क्या? रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। क्या? डूरंड रेखा। भूलिएगा नहीं दादा, याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा की जो स्थापना होती है वो 1954 में होती है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 1954 में भारत और चीन के बीच में एक रेखा का निर्धारण होती है, जिस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। भूलना नहीं खे दादा। आशा कर रही हो रे हमारे भाई हमारे बहन कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही। अगला क्वेश्चन तहनी से करल गले रे, झारखंड में कितना जिला है? देखिए दादा, जब झारखंड का गठन भले दादा उस समय हमने के टोटल कितना जिला होलो पता हो? तोहनी के 18 जिला होलो। बाद में जाकर दादा 6 जिला और जुड़ गए। हाँ याद रखिए, बाद में जाकर दादा 6 जिला और जुड़ गए, तो टोटल कितना मिले रहे? 24। आपसे पूछा जाएगा झारखंड का अंतिम में जुड़ने वाला जिला का नाम बताइए। वो अंतिम में सबसे लास्ट में जुड़ने वाला जिला कौन था मेरे भाई? तो बताएंगे प्यार से रामगढ़। क्या प्यारे? रामगढ़। और रामगढ़ झारखंड का सबसे छोटा जिला है। मुस्कुरा कर बोलिए ना भाई, चिल्ला रहा हूं तो कोई तकलीफ हो रही है क्या? नहीं ना? हाँ, मैं बोल रहा था ना कि झारखंड का सबसे छोटा जिला का नाम है रामगढ़ और सबसे बड़ा जिला का नाम है वेस्ट सिंहभूम। याद रखिएगा, भूलना नहीं खे दादा। याद रखिएगा, जब गठन हुई थी उस समय 18 जिला, बाद में 6 को जोड़ा गया था। याद रखिएगा, तो उसमें हमारा कितना हो गया सर? याद रखिएगा 24 जिला हो गया। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए मेरे भाई, अगर आपसे पूछा जाएगा प्यारे, कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको नोट कीजिएगा। विधान सभा, अगर आपसे पूछा जाएगा झारखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 81। ओके सर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड में लोकसभा, क्या प्यारे? लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है, तो बताएंगे सर 18। राज्यसभा, राज्यसभा की संख्या पूछा जाएगा तो मोहब्बत से बताएंगे सर राज्यसभा की संख्या कितनी हो जाएगी सर? 6। याद रखिएगा, विधानसभा में हो जाएगा 81, लोकसभा में हो जाएगा सर हमारा 18 और राज्यसभा में कितना हो जाएगा प्यारे? तो बताएंगे सर हमारा 6। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। भूलना नहीं है, डीपली बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, कहीं ऐसा ना पूछ लिया जाए। दूसरी बात याद रखिएगा, दिमाग को एकदम मेरे दोस्तों फास्ट रखिए। आप लोग सोच रहे सर इतना फास्ट पढ़ा रहे, फास्ट पढ़ा रहे। यहां दौड़ने से मंजिल मिलने वाला नहीं है, यहां पे तेज भागना होगा, तेज। याद रखिएगा, पहले लोग पैदल चलते थे, मंजिल मिल जाती थी, फिर लोगों ने वॉकिंग करना शुरू किया, मंजिल मिल जाती थी। आज लोग तेज दौड़ रहे हैं मेरे दोस्त, दौड़ रहे हैं। हाँ याद रखिएगा, दौड़ने से भी उनको मंजिल नहीं मिल रही है, इसलिए घोड़े की रेस की तरह आपको दौड़ना होगा, तब जाकर आपको मंजिल मिलेगी। इसलिए मैं फास्ट स्टडी कराता हूं, याद रखिएगा। गठबंधन सरकार में सत्ता की साझेदारी होती है, जो हमारा गठबंधन होती है, गठबंधन किसे कहते हैं मेरे भाई पता है? सबसे पहले तो मेरे दोस्तों ग्रेजुएशन में सर एडमिशन तो हो चुकी है, मैंने क्लास 12 तो पास कर चुका है सर, पर हमें गठबंधन के बारे में पता नहीं दादा। याद रखिए, गठबंधन का मतलब होता है कि मान के चलिए मेरे दोस्तों ए बी और सी 3 व्यक्ति है। क्या मेरे प्यारे? याद रखिएगा 3 व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है बताएंगे सर? ए बी सी 3 पार्टी है। एक पार्टी ने लाया 4 सीट, एक पार्टी ने लाया 9 सीट और एक पार्टी ने लाया मेरे दोस्तों 6 सीट।
तो आपसे अगर मैं पूछूंगा, ए दादा बताइए ना इसमें से कौन जीता, वोट में जीतेगा कौन, तो बोलेंगे सर ये बी नंबर तो जीत गया। मेरे दोस्तों अब क्या हुआ ना, ये दोनों गठबंधन कर लेते, दोनों दोस्ती कर लेते हैं, तो 6 या 4 कितना हो गया भाई 10, तो इससे ज्यादा सीट इनके पास हो गया। तो मेरे दोस्तों ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये बी को हरा देते हैं, और जब मिल जाते हैं तो इसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक गठबंधन सरकार की निर्माण होती है। वही कह रहा है प्यारे कि गठबंधन सरकार से सत्ता की साझेदारी होती है क्या, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल क्या होता है, शामिल हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं गठबंधन सरकार। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। चिल्लाने से आप लोगों को तकलीफ तो नहीं होती ना, कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्त, जैसे भी आप लोग लगे कमेंट कीजिएगा, कमेंट करना ना भूले मेरे भाई, ठीक है, कमेंट का वेट करता हूं भाई बेसब्री से। हाँ क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए मेरे प्यारे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए अस्थायी अध्यक्ष कौन है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए जो हमारा अस्थायी अध्यक्ष है इसकी चुनाव कब होती है और अस्थायी अध्यक्ष की चुनाव कब होती है। तो मेरे दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष की चुनाव 11 दिसंबर 1946 को चुनाव होती है, और इसका मेरे भाई बताएंगे 11 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष जो है इसका चुनाव हमारा 9 दिसंबर 1946 को होता है, और अस्थायी अध्यक्ष ठीक इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाएगा तो डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा बताना है, क्या प्यारे, सचिनानंद सिन्हा, याद रखिएगा सचिनानंद सिन्हा। और अगर आपसे पूछा जाएगा अस्थायी कौन हो जाएगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या बताएंगे सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर आपसे अस्थायी पूछा गया था तो बताएंगे सर क्या, सचिनानंद सिन्हा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसकी नियुक्ति 11 दिसंबर 1946 को होती है, और आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा जिसकी नियुक्ति 9 दिसंबर 1946 को होती है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, भूलना नहीं है। और हाँ खास करके बीएसके कॉलेज से अगर कोई है, बीएसके कॉलेज माइथान, याद रखिएगा मैं भी वहां से स्टडी किया हूं, बीएसके कॉलेज माइथान से कोई अगर संबंधित है तो मैं 22 तारीख को आ रहा हूं भाई आप लोगों के पास मिलने, तो आप लोग मुलाकात जरूर कीजिएगा, देखता हूं कौन कौन स्टूडेंट्स हैं वहां पे। हाँ, ब्रिटिश राज्य ने बाजार का आकार बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र का विस्तार किया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश सरकार जब हमारे देश में हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा था मेरे दोस्तों, तो ब्रिटिश राज्य ने बाजार का आकार बढ़ाने के लिए, बाजार की क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए थे, तो बताएंगे सर उन्होंने रेल मार्ग बनाए। क्या कह रहे मेरे भाई, रेल मार्ग बनाया ताकि अपने भारत के सामानों को वो विदेश ले जा सके। अगला है सर, स्वतंत्रता के पूर्व प्रति व्यक्ति आय की वास्तविक वृद्धि क्या है। प्रति व्यक्ति स्वतंत्रता से पहले की बात कर रही है भाई, तो बताएंगे सर 0.28। क्या बताएंगे सर, 0.28। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन दिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, और पंचवर्षीय योजना से संबंधित 100% एक क्वेश्चन फिक्स है भाई। याद रखिएगा मेरे भाई, आपसे पूछा गया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है। सबसे पहले पांचवी पंचवर्षीय योजना का पहला जो काल होती है वो 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना का 1951 से 1961, 1961 से लेकर 1966। ठीक है, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना को मेरे दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या, बॉडगिल योजना। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे, बॉडगिल योजना। भूलना नहीं दादा। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे शेर शेरनियों कि बताइए गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो चिल्ला चिल्ला के बताएंगे सर इंदिरा गांधी ने। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया था प्यारे, तो बताएंगे सर पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सा, पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय महात्मा गांधी ने, सॉरी इंदिरा गांधी ने नारा देते हैं क्या, गरीबी हटाओ का नारा। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने। कौन सी योजना के तहत, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। संचार किस क्षेत्र के आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। जो हमारा संचार है, कम्युनिकेशन। सर संचार किसे कहते हैं, देखिए मेरे दोस्तों इससे पहले एक था हमारा जनसंचार। क्या प्यारे, जनसंचार। याद रखिएगा जनसंचार का मतलब होता है जब हम अपने बात को, मान के चलिए मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता हूं, एक्चुअली करता नहीं दादा, लाल पीला हरा के चक्कर में नहीं पड़ना दादा। याद रखिएगा मान के चलिए कि हम किसी गर्ल से बात करते हैं, याद रखिएगा, समझ जाइए भाई, समझदार है। किसे कहते हैं, जनसंचार और संचार। सुन लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है इजीली से कर सकते हैं। हाँ, मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता हूं और मैं उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकता हूं, तो उसकी सहेली से मैंने कहा अरे पूजा सुनो, जाओ ना तुम सीता से कह देना कि वो कॉलेज जाएगी, क्योंकि मैं भी जा रहा हूं कॉलेज। ठीक है, तो क्या करेगी पूजा, सीता को जाकर बोलेगी कि आपको बुलाया है सर ने। ओके, समझ में आ गया।
तो मैं अपने बात को जब किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाया तो ये हमारा जनसंचार हो गई। अब दुनिया जैसे जैसे डेवलप हुई, विकास हुआ, तो मैंने कहा अरे पूजा अब तेरे बस की बात नहीं है, अरे पूजा तेरी जरूरत नहीं है। पूजा ने कहा सर क्या हो गया? मैं कहूंगा पता है दुनिया डेवलपिंग हुआ है, दुनिया विकास की ओर गई है। अब पता है पूजा अपना सीता अपना घर पे रहेगी और मैं भी अपना घर पे रहूंगा, वो अपने दिल की हाल मैं भी अपने दिल के हाल दोनों ट्रांसफर कर सकते। बोलेंगे कैसे? मैं बोलूंगा संचार के माध्यम से। बोलेंगे संचार क्या है? मैं बोलूंगा मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सब क्या है? रेडियो, टेलीविजन, टीवी, ये सब क्या है? तो बताएंगे सर हमारा क्या है? एक तरह का संचार है। क्या है? संचार है। जब कोई व्यक्ति अपने बात को कोई दूसरे उपकरण के माध्यम से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उपकरण का मतलब टीवी, टेलीविजन, रेडियो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब के माध्यम से जब हम अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, हमारा क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। आप भी नहीं समझ में आएगा तो और क्या समझ में आएगा? आप भी अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या आएगा? हाँ, बात कर रहे थे सर संचार ये हमें सेवा दे रही है। तो मैंने कल बताया था लेक्चर नंबर 2 में कि सेवा जहां पे आएगी वहां पे आपको बताने क्या? तृतीय क्रियाकलाप। आइए सर बात करते हैं तृतीय क्रियाकलाप में कौन कौन आएगी? परिवहन हो गया, परिवहन हो गया, व्यापार हो गई, संचार हो गया, जहां से हमें सेवा मिलती है भाई। ठीक है, अगला प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है सर? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था? जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने वाला था दादा, वो था डॉक्टर एस एम स्वामीनाथन। लेकिन 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 अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाएगा तो बताएंगे सर विश्व में हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है डॉक्टर बॉरलॉग। याद रखिएगा क्या? विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बॉरलॉग को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है तो बताएंगे सर डॉक्टर स्वामीनाथन को। क्या? डॉक्टर स्वामीनाथन को। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होती है? अब 27 नंबर आपसे पूछा गया आर्थिक वृद्धि का आधार होती है प्रोडक्शन यानी उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। नीली क्रांति किससे संबंधित है प्यारे? तो हम सभी को पता है सर नीली क्रांति जो संबंधित है वो हमारा मत्स्य पालन से है, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गोल क्रांति किससे संबंधित है? अंडा से। ठीक है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो बताएंगे सर मछली सॉरी आपका मांस से। किसे? मीट से। ठीक है, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली का पेश की थी, कल ही बताया था। किसान क्रेडिट कार्ड अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1998 बताना। क्या प्यारे? 1998 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन है? आपको बताना है उत्पादन का साधन क्या है। पहला लेक्चर में बताया था श्रम भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए और हमारा भूमि भी चाहिए, तब जाकर हम लोग कोई भी सामान का उत्पादन कर सकते हैं। आपके पास बहुत पैसा, जमीन नहीं है, उत्पादन नहीं कर सकते। आपके पास बहुत लेबर है पर आपके पास साधन नहीं है, उत्पादन नहीं कर सकते। सब कुछ चाहिए। ठीक है, अगला कि भारतीय इतिहास के विषय में जानने के अनेक स्रोत, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है भाई? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अगर भारतीय इतिहास के बारे में अगर हम लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत होती है ना वो साहित्यिक स्रोत। क्या होते हैं भाई? साहित्यिक स्रोत। अगला क्वेश्चन, कादम्बरी के लेखक कौन है? बुक से रिलेटेड आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आएगा। कितना? याद रखिएगा बुक से रिलेटेड आपके पेपर में 3 क्वेश्चन मुस्कुरा कर पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो वन्य भट्ट। क्या बताएंगे सर? कादम्बरी के लेखक कौन हो जाएंगे सर? तो बताएंगे वन्य भट्ट। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर कि वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? जो हमारा वायु पुराण है आखिर उसमें किस वंश का वर्णन किया गया है? वायु पुराण में मेरे दोस्तों गुप्त वंश का याद रखिएगा वर्णन क्या कहा गया है? क्या मेरे भाई? गुप्त वंश का वर्णन किया गया कहां पे? वायु पुराण में। ठीक है, चलिए गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम निम्नलिखित नाम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? जैसे भारत का भारत नाम दिया है, भारत का भारतवर्ष नाम दिया है तो कोई ना कारण होगा ना, वो दिया था हाथी गुफा अभिलेख में। कौन सा अभिलेख में? हाथी गुफा अभिलेख में। अगला है सर कौटिल्य का अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और प्यारे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। क्या बताएंगे सर? मौर्य वंश के संस्थापक हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। और ये सेमेस्टर 2 में आपको स्टडी करना होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो, और सबसे प्रमाणिक जो ग्रंथ होती है प्रूव्ड है,
ठीक है, तो वो कौन सी होती है? तो बताएंगे सर मनुस्मृति। क्या मेरे भाई? मनुस्मृति। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, इंडिका के लेखक कौन है? तो बताएंगे सर इंडिका के लेखक हमारा कौन होगी? मेगास्थनीज। कौन हो जाएगा सर? इंडिका की जो रचनाकार वो हमारा कौन होगा सर? मेगास्थनीज। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं कि अष्ट अध्यायी के लेखक कौन है? अब क्वेश्चन में बार बार कह रहा हूं, बुक से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी, 1-2 नहीं 3 क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। तो बताएंगे सर अष्ट अध्याय के जो लेखक है वो पन्नी है। कौन है भाई? पन्नी है। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, भारतीय सिक्का ने कहां से प्रेरणा प्राप्त कर अपने स्तर में सुधार किया है? कहां पे सुधार किया था? तो बताएंगे सर ये सुधार करने वाला जो जगह था वो यूनान से। कहां से? यूनान से। ठीक है, चलिए बीएसके कॉलेज बाबू रे, जो भी बंदा बीएसके कॉलेज से, बीएसके कॉलेज माइथन से संबंधित है वो तैयार रहिएगा, 22 तारीख को मैं आ रहा हूं। एलोरा गुफा महाराष्ट्र का निर्माण किस शासकों ने कराया था? एलोरा गुफा महाराष्ट्र का निर्माण किन शासकों ने कराया था? राष्ट्रकूट वंश ने। किसने किया था मेरे भाई? राष्ट्रकूट वंश ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर कि पाक जलडमरू, ये पहला दिन ही बताया था कि भारत और श्रीलंका का मध्य स्थित है भाई। अगला, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? इसमें से बताना भाई। हम सभी को पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है, लेकिन ऑप्शन में गोवा नहीं आएगा भाई। इनमें से आपको बताना है। फंस गए ना? फंस गए ना? अरे फंसना नहीं है भाई, मैप को अपने पास रखिए, पास, और झारखंड के और भारत के मैप को पूरा माइंड में सेटअप कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी जियोग्राफी से भाई, इतना सुंदर मैप का पोर्शन है। बताएंगे सर तमिलनाडु। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तटीय रेखा सबसे लंबी किसका है मेरे भाई? गुजरात का। गुजरात की राजधानी कहां है? गांधीनगर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में शीतकाल में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? किस काल में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो बताएंगे सर तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु में। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, नंदा देवी हिमालय के किस श्रेणी की चोटी है? नंदा देवी जो है हिमालय की किस श्रेणी की चोटी है सर? तो बताएंगे सर ये जो चोटी है वो हमारा कुमायूं हिमालय का है। किसका प्यारे? कुमायूं हिमालय का। किसका है? कुमायूं हिमालय का। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। क्वेश्चन में 46 है हमारा, कहता है मोहब्बत से कि निम्नलिखित में से किन 2 नदी में ज्वारीय वन पाए जाते हैं? तो बताएंगे सर गंगा और महानदी में। कहां पे? गंगा और महानदी में पाया जाता है क्या? हमारा 2 नदी के बीच में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, किस मिट्टी में लौह तत्व अधिक होता है? तो बताएंगे सर लेटराइट मिट्टी में। अगर आपसे पूछा जाएगा धान की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उत्तरदायी है? तो बताएंगे सर हमारा जलोढ़ मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। काली मिट्टी को और एक नाम से जाना जाता है रंगून मिट्टी के नाम से। अगला, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बताएंगे सर भारत का वो कौन सा राज्य जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो बताएंगे सर मेघालय के मासिनराव में। कहां पे मेरे भाई? मासीराव, याद रखें कहां पे? मासीराव में 365 दिन वर्षा होती है। रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद के जो मास्टर का नाम था ना भाई वो हमारा रामकृष्ण था। क्या था? रामकृष्ण। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। उससे पहले मेरे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे सेमेस्टर 2 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो कोर्स आप लोगों का अवेलेबल है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है और आपका जो भी ऑनर्स पेपर है मेरे दोस्तों आप यहाँ पे इजीली से ऑनर्स पेपर को मेरे प्यारे क्या कर सकते हैं? आप इजीली से यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ऑनर्स पेपर को मेरे भाई यहाँ पे जो भी आपको ऑनर्स पेपर वो ज्वाइन करके हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं मई का पहला सप्ताह से। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। मैंने बताया था वेद 4 प्रकार का होता है, वेदांग 6 प्रकार का, पुराण 18 प्रकार के। वेद 4 प्रकार में जो होते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद का संबंध संगीत से होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा जादू, टोना, आयुर्वेदिक का संबंध किस वेद से होती है? अगर आप लोग चाहते हैं कि सर लेक्चर 5 भी होना चाहिए तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूलिए। फिलहाल बात करता हूँ नेक्स्ट।